Good evening, friends. चिट्ठी का ये चौथा लेक्चर है, चिट्ठी सूत्र जो है। और इसके ऊपर चिट्ठी सूत्र तो किसी क्षेम महाराज ने लिखा था, कब लिखा था पता नहीं है, पर इसके ऊपर तावरिया जी ने कुछ कमेंट्री की है जो हम देख रहे हैं, फोर में है, और उसकी एक इंडिपेंडेंट बुक भी है। तो चिट्ठी शक्ति जो है वही सब कुछ है। हम जो है वो चिट्ठी शक्ति द्वारा है। चिट्ठी शक्ति द्वारा हम निर्माण पा चुके हैं, और हमारा जो जीवन जो है वो जो आगे जा रहा है वो चित्ती शक्ति के कारण ही जा रहा है। हम जानते हैं कि चित्ती शक्ति एनर्जी के रूप में हमारे अंदर आती है, बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, और हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम काम करता है। एक क्षण के लिए भी अगर चित्ती शक्ति आना बंद हो जाए तो मुश्किल हो जाए, शायद डेथ भी हो सकता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट ये शक्ति है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक साधक को चिट्ठी प्रति किस तरह का एक रवैया या एटीट्यूड होना चाहिए। चिट्ठी तो हर क्षण हमारे अंदर आती है, जैसे हमने आगे देखा कि 30,000 इम्पल्सिस के रूप में चिट्ठी अंदर आती है, और आगे जाके उसमें से सेल्फ चिट बनता है, सेल्फ माइंड चित्त बनता है। तो ये आती है तो ये तो ऐसा हो गया कि भाई एक नदी में बाढ़ आती है और बहुत सारा पानी समंदर में चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है और नुकसान ही नुकसान होता है। तो इस तरह हर क्षण हमारे अंदर ये शक्ति आती है, तो हम इसको साधना में क्या यूज कर सकते हैं। आम आदमी है, उसको तो कोई पता ही नहीं साधना का, वो तो कोई उपयोग भी नहीं कर सकेगा। पर एटलीस्ट अब जब हम जानते हैं साधना क्या है और साधना करनी कितनी जरूरी है, तो हमें ये सोचना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं, थ्री स्टेप कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह तो कर रहे हैं, पर चित्ती शक्ति हर क्षण आ रही है, उसका हमारे अंदर क्या हो रहा है। तो ज्यादातर तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें से विचार बनते हैं, और कई बार तो नेगेटिव विचार बनते जाते हैं। तो वो एक जैसे कि एक तूफानी नदी है, और किस तरह आगे बढ़ जाती है सब नुकसान करके, इस तरह हमारे अंदर जो चिट्ठी आती है तो प्रोडक्टिव या कंस्ट्रक्टिव उससे कुछ खास ज्यादा बनता नहीं है। हालांकि वो मेंटेन करती है बॉडी ब्रेन सिस्टम को, वो अलग बात है, पर हम कॉन्शियसली इसका किस तरह यूज कर सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये करना है कि इसको महसूस करना सीखना चाहिए कि जो चिट्ठी आ रही है, चाहे इम्पल्सिस के रूप में आ रही है, और इम्पल्सिस जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, तो हम उसको तो पकड़ नहीं सकते हैं। पर जो अंदर कुछ इसके बाद में जो कुछ प्रोसेसेस हो रही है, तो उसको हम अगर महसूस करना सीखे, तो पहली बात ये है कि हम इसके द्वारा चिट्ठी को अंदर महसूस कर पाएंगे, और बाद में इसका क्या राइट यूज करना है, इसको किस तरह डायरेक्ट करना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ रोकना है, ये सब हम आगे जाके सीख सकते हैं। तो पहला काम ये है कि दिन में एक दो चार बार कभी भी हमें शांति से बैठना है, और शांति से बैठ के चिट्ठी जो अंदर आ रही है, कुछ जो अंदर आ रहा है, उसको महसूस करने का प्रयत्न करना है। तो उसके लिए दिमाग को शांत करना जरूरी है। हमने लास्ट टाइम जो ब्रेन वेव्स देखे थे 4 प्रकार के, और इसमें से देखा था कि भाई अल्फा वेव और फिर थ्रेटा वेव्स तक अगर हम दिमाग को शांत शांत कर सकते हैं, तो चिट्ठी का हमें थोड़ा अनुभव अंदर से हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। हम बहिर्मुखी है, बाहर ही देखते रहते हैं, बाहर ही हमारा सोचना सब कुछ बाहर के लिए, जगत के लिए है, तो हम चिट्ठी को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अंदर जाने की, शांति से बैठने की, विचारों को शांत करने की, चाहे किसी तरह भी आप विचारों को शांत करो, थ्री स्टेप करो, अटेंशन को कंट्रोल करो, अवेयरनेस मेंटेन करो, कुछ भी करो, पर एक बार विचार आपके शांत होंगे तभी आप चिट्ठी को महसूस कर पाओगे। और फिर उसको पहचानना है कि ये चिट्ठी है, देखो हमारे अंदर आ रही है, और ये इसका फ्लो है।
तो वो भी हम आगे जाके इसके फ्लो को भी हम महसूस कर पाएंगे। और हमने ये भी देखा था कि महापुरुषों के अंदर वो जो आती है तो वो करप्ट नहीं होती है, क्योंकि महापुरुषों के अंदर जो है वो चिट्ठी प्योर फॉर्म में आती है, जिसको प्योर अवेयरनेस कहते हैं। तो वो इस तरह उन लोगों के अंदर काम करती है। और हम जो लोग होते हैं, हमारे अंदर जब चिट्ठी आती है तो वो एक लोकलाइज हो जाती है, क्रिस्टलाइज होती है या इम्प्योर हो जाती है। इसकी वजह से हम हमारा जो है परसेप्शन जो है वो एकदम लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए एक सेंटेंस हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, द क्वेश्चन सो डिसाइड इज वेदर ही विल फंक्शन एज द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस और फंक्शन थ्रू द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस, इन विच केस ही इज लोकलाइज एंड इंडिविजुअल। अब जब एज होता है, मतलब कि जो चिट्ठी अंदर आ रही है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी के रूप में ही वो काम कर रहा है, तो एक अलग स्थिति अंदर होती है। और अगर थ्रू मतलब हम चिट्ठी के द्वारा हम काम कर रहे हैं, तो हम लोकलाइज हो गए, हमारे सेल्फ माइंड बन गया, चित्त बन गया, तो वो एक लिमिटेशन आ गया। तो ये एक समझना बहुत जरूरी है। हमारे और महापुरुषों के बीच में एक जो बड़ा डिस्टेंस है यही है कि वो लोग चिट्ठी को फ्लो को आने देते हैं और चिट्ठी अपने आप में अंदर काम करती है। जो जो भी कुछ जरूरी हो, इस तरह इवन विचार भी किस तरह बनाना है वो भी चिट्ठी डिसाइड करती है। पर हमारे अंदर चिट्ठी करप्ट होती है, इसलिए वो लोकलाइज हो जाती है और सेल्फ माइंड बन जाता है। अब चिट्ठी जो है वो एक साधन है। अभी तो हमारे लिए साधन है, एक्चुअली साध्य भी है और साधन भी है। साधन इस माने में है कि चिट्ठी अंदर आती है, उससे जो प्राण अंदर आता है या इसके अंदर जो इम्पल्सिव चित्त आता है, वो सब का उपयोग हम करके साधना में आगे जा सकते हैं, इसलिए वो साधन है। पर वो हमारा साधन भी साध्य भी है। साध्य माने एक लक्ष्य है कि चिट्ठी के साथ हम किस तरह जी सके, चिट्ठी के फ्लो में हम बह सके, वो हमारा एक लक्ष्य है, साध्य है। तो अभी चिट्ठी साधन और साध्य दोनों है हमारे लिए। तो एक साधन के रूप में हमें उपयोग करके वो साध्य लक्ष्य प्राप्त करना है कि हम चिट्ठी के साथ ही जिए, चिट्ठी के फ्लो के अंदर जिए। हमें सेल्फ माइंड से नहीं जीना है, पर चिट्ठी द्वारा जीना है। तो ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। और चिट्ठी जो है आगे जाके तो हमारा लक्ष्य परम तत्व परमात्मा है, चिट्ठी से भी जो ऊपर है परम तत्व है। तो चिट्ठी जो है हमारा फिर साधन बन जाती है और परम तत्व जो है वो हमारा अंतिम लक्ष्य बन जाता है। तो ऐसे जिस तरह पतंग और धागे का जिस तरह संबंध होता है, बिना धागे को पतंग उड़ नहीं सकती, तो परमात्मा जो है वो पतंग है और चिट्ठी जो है वो धागा है। तो इस तरह चिट्ठी का और परमात्मा का जो संबंध है, तो हम चिट्ठी द्वारा परम तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो तीनों बॉडी, जो बॉडी ब्रेन सिस्टम जो चिट्ठी ने बनाए हैं, तीनों बॉडी माइंड वगैरह, तो वो चिट्ठी द्वारा ही उसका फिर लय करना है। और ये सब जो बॉडी है उससे मुक्त होके फिर हमें प्योर आत्मा के रूप में फिर हमारे जो सेलेस्टियल होम है वहां हमें जाना है। अंतिम लास्ट हमारा जो लक्ष्य है, और या लास्ट हमारा डेस्टिनेशन है। तो वो भी हमने देखा था कि हमारे शास्त्र के अंदर दो शब्द का यूज किया जाता है, पुरुष और प्रकृति। तो आत्मा तत्व और परमात्मा तत्व है वो पुरुष है, और चित्ती शक्ति है जो प्रकृति है। और हमारे अंदर जो चित्त बनता है वो हमारी व्यक्तिगत प्रकृति है। हमारा चित्त हमारी व्यक्तिगत प्रकृति है, और चित्ती जो है वो ब्रह्मांड की प्रकृति है। अभी ये प्रकृति शब्द अलग अलग स्तर के ऊपर यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो अर्थ है, अर्थ की जो प्रकृति है उसके बारे में, पृथ्वी के बारे में भी हम ये प्रकृति शब्द का यूज करते हैं। नेचर जैसे हम शब्द यूज करते हैं, नेचर, तो प्रकृति, ये पृथ्वी के बारे में हम शब्द यूज करते हैं। पर एक्चुअली प्रकृति शास्त्र के मुताबिक जो चित्ती शक्ति खुद है, जिसने सब कुछ सर्जन किया है, वो शक्ति प्रकृति है, नेचर है, ओरिजिनल नेचर ये है। उसके बाद इसमें से सब कुछ बना है।
तो हमारी पृथ्वी भी चित्ती में से बनी है, तो फिर हम इसको भी हम प्रकृति कहते हैं, पर ओरिजिनल प्रकृति चित्ती इटसेल्फ है। अब मैंने भी अभी बताया कि चित्ती का उपयोग हमें क्या करना है। तो जैसे हमने देखा कि भाई दिमाग को शांत करके हम चित्ती को अनुभव कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा उसके अंदर, हम वर्तमान में आना सीखेंगे। वर्तमान में जब तक हम आते नहीं, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आते नहीं, तब तक हम चित्ती को महसूस नहीं कर सकते। और उसका दूसरा जो स्टेप्स है, ये है कि वर्तमान में आने के बाद हमारा जो बीइंग है, हमारा होनेपन है, उसको हमें अनुभव करना है। तो बीइंग का अगर आप अनुभव नहीं करते और वर्तमान में है, तो वो साधना नहीं है। अभी आप सुन रहे हैं तो आप आपको वर्तमान में आना ही पड़ेगा। आप वर्तमान में इसीलिए सुन सकते हैं। जब हम हमारी पांचों इंद्रियों का जब भी उपयोग करते हैं, आंख से देखते हैं या कान से सुनते हैं या स्मेल लेते हैं, टच करते हैं, तो हर समय हम हमें ये पांच इंद्रिय का उपयोग हम करते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। पर वो हमेशा वो सब चीज जो होती है वो वर्तमान में होती है, तो प्रेजेंट मोमेंट में तो आना ही पड़ता है ज्ञान लेने के लिए, समझने के लिए। पर वो काफी नहीं है। वर्तमान में आने के बाद सेकंड स्टेप जो है हमारा बीइंग को महसूस करना। कई लोग खाली आप कई किताबें देखोगे तो उसमें बस प्रेजेंट मोमेंट का इतना जोर से जिक्र किया जाता है, जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है। प्रेजेंट मोमेंट तो ठीक है, पर अगर आप अपने आप को महसूस नहीं कर सकोगे, मैं कौन हूँ उसको महसूस नहीं करोगे, तो वर्तमान में आके फिर फायदा क्या है? वो तो इंद्रिया जो है बहिर्मुख हो जाएगी ज्ञान प्राप्त करके, फिर वो भटकने लगेगी। तो प्रेजेंट मोमेंट प्लस बीइंग का अनुभव, ये दो मिलता है तब साधना बनती है। और बीइंग का अनुभव कैसे होगा, वो तो एक अंदर है, पर शुरुआत हम शरीर से कर सकते हैं कि मैं सुन भी रहा हूँ और मेरे शरीर को महसूस भी कर रहा हूँ। तो आउटवर्ड भी है और इनवर्ड भी है। तो इस तरह दोनों लेवल के ऊपर जब हम महसूस करते हैं, अभी आप सुन रहे हो और आपके शरीर को महसूस भी कर रहे हैं, आप किस तरह बैठे हैं, क्या है। अब बाद में जब आपकी सोच चलती है, विचार चलते हैं, तो आप उसको महसूस करते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये विचार चलते हैं। कुछ सुना और उसके बाद में जो विचार आया, तो ये सब चीजों के प्रति जब हम अवेयर होते हैं, तब समझना चाहिए कि ये एक साधना का भाग बन जाता है। बाकी खाली सुन लिया तो वो साधना नहीं है। सुनना है और बीइंग को साथ साथ में अनुभव करना है। तो सुनना है या देखना है, जो भी पांच इंद्रिय से करते हैं, साथ साथ में हमारा अंदर का अनुभव होना जरूरी है। और अंदर अभी हमें अनुभव नहीं होता है, तो कम से कम शरीर का तो अनुभव होता है, किस तरह हम बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका तो हमें अनुभव है। तो वो अनुभव लेते लेते हम अगर सुनते हैं, तो वो साधना बन सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। साधक के लिए हमेशा ये इम्पोर्टेंट बात समझ के रखनी है कि भाई वर्तमान में आना है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हमें हम जो है बॉडी लेवल से लेके अंदर तक जो भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है उसका एक्सपीरियंस करना है। और साथ में जो बाहर चल रहा है उसका भी अनुभव करना है। ये साधना बनती है, ये ध्यान में रखना है। अब चित्ती सूत्र जो है, हमने 8 चित्ती सूत्र देख लिए थे। आज 9वां चित्ती सूत्र देखेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सूत्र का जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह कुछ है। एज चित्ती in its boundless freedom contracts its limitless energy of pure awareness to unfold multitude of finite forms. So man, overtaken by the contracting process, becomes unaware of his real nature of what he is. तो हमने देखा कि लास्ट टाइम की चिट्ठी दो तरह काम करती है, असेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग। वो ऊपर भी चढ़ती है, जब क्रिएशन करती है कुछ तो ऊपर चढ़ती है, फिर डिसेंडिंग में नीचे उतरती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो एक सिकुड़ती रहती है। तो इस तरह वो काम करती रहती है। तो जब वो नीचे उतरती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसके द्वारा विविध प्रकार का जो है रूप लेती है, फाइनाइट रूप, विविध प्रकार के जो लिमिटेड या जिसको कहते हैं फाइनाइट, इस तरह का वो रूप लेती है।
तो हम देखते हैं कि ये जो सब सर्जन में हम देखते हैं भूलोक में खास करके कि ये मनुष्य का सर्जन तो किया है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की जो विविधता है, पृथ्वी बनाई, फिर अलग अलग ग्रह बनाए, गैलेक्सी हो गई, सितारे हो गए, ये कुछ सब कुछ जो चिट्टी ने बनाया है, तो वो उसका मल्टीट्यूड ऑफ फाइनाइट फॉर्म हो गया, ये उसका एक लिमिटेड फॉर्म हो गया। उसने एक जो वो वास थी उसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और उसने लिमिटेड फॉर्म को अपना लिया। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस हो गई, इसीलिए इसके अंदर जो हमारी अवेयरनेस है वो भी लिमिटेड हो गई। वो जो प्योर अवेयरनेस थी वो अभी रही नहीं, और इसलिए हम जो हमारा रियल नेचर है या मैं कौन हूँ, व्हाट आई एम, तो वो हमें अभी हमारे अंदर वो भान रहा नहीं है, वो सभानता हमारी चली गई, वो अवेयरनेस रही नहीं कि मैं क्यों हूँ, कौन हूँ, या रियल मेरा नेचर क्या है। इसका कारण क्या है कि चिट्टी डिसेंड हुई और कॉन्ट्रैक्ट हुई and considers himself to be a sansari or a transmigrating worldly being। तो अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम तो सामान्य जीव है, संसारी है, या फिर माइग्रेटेड जैसे होते हैं, कोई जगह से आते हैं, इस तरह हम भी कहीं से आए हुए हैं, मतलब हमने पुनर्जन्म प्राप्त किया हुआ है, बार बार पुनर्जन्म हमारा होता रहता है। तो हम ऐसे ऐसे ह्यूमन बीइंग हो गए जैसे कि एक सामान्य है, क्योंकि हमें हमारा रियल नेचर पता नहीं है, इसलिए अभी हम आपको एक सामान्य आदमी के रूप में या संसारी के रूप में हमें मानते हैं। टर्निंग राउंड एंड राउंड विद द फोर्स ऑफ बॉन्डेजेस और द कर्वेचर्स ऑफ लिमिटेशंस। तो अभी ये संसार के चक्कर में राउंड और राउंड हम चक्कर मारते ही रहते हैं, फिरते रहते ही आना जाना, मतलब एक जन्म दूसरा जन्म आता आते हैं, फिर मृत्यु होता है, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, बार 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 आना जाना हो गया है, और हम एक बॉन्डेजिस, हम एक बंधन के अंदर आ चुके हैं। इसका एक ही कारण है कि हम प्योर अवेयरनेस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हमारा जो रियल नेचर है वो हम समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए ये सूत्र का ट्रांसलेशन था। अब तवरिया जी इसके ऊपर क्या कमेंट्री करते हैं। फॉर्चुनेटली द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस for our present humanity is over and is now under the process of evolution, that is under the process where he now should feel the pull towards self luminous awareness which is limitless, but this has hardly just begun for our humanity। अब ये जिन लोगों ने तावरे जी का पर्पस पढ़ा है और कॉस्मोलॉजी जो लोग जानते हैं, तो ये बात समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि भाई प्रेजेंट ह्यूमैनिटी इज ओवर एंड नाउ अंडर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन दो हमेशा सतत चलते। जो आत्मा जो है वो स्वैच्छिक बंधन स्वीकार करके जो अंदर आता है भूभुव स्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, तो वहाँ जब उसकी शुरुआत होती है वो इन्वोल्यूशन इसको कहते हैं, मतलब नीचे उतरता है। पहले वो दाखिल होता है स्वलोक के अंदर, स्वलोक के बाद आता है भूलोक में, भूलोक के बाद आता है भूलोक में। तो यहाँ तक इसका इन्वोल्यूशन हुआ, वो नीचे ही आत्मा नीचे ही उतरता गया और अनेक रूप धारण करता गया, और जैसे जैसे नीचे उतरता गया तब ऐसे वैसे उसकी ग्रॉसनेस जो है वो बढ़ती गई, मतलब अवेयरनेस जो है वो उसकी डीम होती गई, अवेयरनेस कम होती गई, ग्रॉसनेस उसकी बढ़ती गई। तो ये इन्वोल्यूशन में भुव के जो लास्ट स्टेप्स है, मतलब जिसको जो पॉइंट है जिसको तावरिया जी नादिर कहते हैं, वो नादिर तक उसको नीचे उतरना पड़ता है, वहां कोई वो एफर्ट भी नहीं कर सकता मोक्ष के लिए। अब उसके बाद में इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, तो फिर भूलोक आता है। नीचे उतरते हैं तो पहले स्वलोक आता है, स्व भूव भू। अब इवोल्यूशन में पहले भूलोक आएगा, बाद में भू आएगा और स्व आएगा, और उसके बाद में जब वो बाहर निकल जाता है तो मोक्ष हो जाता है। तो अब भूलोक जो है वो भूलोक का हर एक लोक के भी साथ साथ सब स्टेजेस होते हैं। तो भूलोक का अभी जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो फोर्थ सब स्टेज के अंदर है। इस प्रकार के जैसे ये क्लास क्लास कैसे होते हैं, पहली दूसरी तीसरी जैसे स्टैंडर्ड होते हैं, इस तरह समझ लो कि भाई ये भी एक परमात्मा की स्कूल है,
और ये भूलोक जो है वो प्राइमरी स्कूल है, और उसके अंदर 7 प्रकार के स्टैंडर्ड्स है। तो ये हम अभी है सब, हमारी पूरी की ह्यूमैनिटी, मतलब कि जो जो ह्यूमन बीइंग है वो सब के सब फोर्थ सब स्टेज के अंदर आ चुके हैं। और फोर्थ सब स्टेज के अंदर आए हैं, तो अभी हमारा जो ऊपर जाने का रास्ता भी खुल गया है। अभी हम अपवर्ड में जा सकते हैं, द पुल टुवर्ड सेल्फ ल्यूमिनस अवेयरनेस। अभी हम सेल्फ ल्यूमिनस अवेयरनेस को प्राप्त कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड कि हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें प्रयत्न करके उसको सेल्फ ल्यूमिनस अवेयरनेस को प्राप्त करना है, अनुभव करना है। तो अभी ये हमारी ह्यूमैनिटी लिए के लिए अच्छा है कि हम फोर्थ स्टेज में आ गए। हम अभी और इवोल्यूशन में आगे जा सकते हैं, मतलब फोर्थ से फिफ्थ, सिक्स, सेवन ये भूलोक हो गया। बाद में 7 लोक भूवलोक का हमको पार करना है, और आगे जाके स्वलोक के 7 लोक को पार करना है। तो मतलब मोक्ष के लिए बहुत समय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मोक्ष, कई लोग बोलते हैं कि मैं एक जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लूं, या 2 जन्म में, 4 जन्म में। ऐसा होता है नहीं है। इन जो सब स्टेजिस है उसमें से उसको गुजरना पड़ता है। चाहे वो स्पीड अप कर सकता है, पर फिर भी उसको इसमें से पसार तो होना ही पड़ता है। कोई जंप मार के ये भूभुआ से बाहर नहीं निकल सकता। ये एक प्रोसेस है, क्योंकि बंधन जिस तरह में है, इसी तरह मुक्ति भी इसी तरह होती रहती है। बट दिस इज हार्डली जस्ट बिगन फॉर आवर ह्यूमैनिटी। अभी ये शुरुआत हुई है। देर आर इंडीड eternities upon eternities for the whole process of evolution to take place। अब ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है, मतलब ये चौथी, अब जो हमारा चौथा सब स्टेज है, तो उसके अंदर बहुत लंबे समय तक, शायद हजारों जन्म, कितने जन्म तक ये ह्यूमैनिटी इसमें ही पड़ी रहेगी। और फिफ्थ ह्यूमैनिटी में ह्यूमैनिटी फिफ्थ स्टेज में जाने के लिए शायद हजारों जन्म लेना पड़ता हो, ऐसे नॉर्मल प्रोसेस के अंदर, या समय की बात करें तो इतना लंबा समय के बाद इवोल्यूशन होता रहता है। इटर्निटी, इसलिए यहाँ इटर्निटी यूज शब्द यूज किया है। बट इंडिविजुअल्स कैन ब्रेक अवे नाउ ऑन द अनवाइंडिंग अपवर्ड आर्क ऑफ इवोल्यूशन। प्रकृति द्वारा जो इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि हम चौथे सब स्टेज में आए, फिर प्रकृति द्वारा धीरे धीरे करके 5वें, 6वें, 7वें इस तरह जाएंगे, पर उसमें लाखों साल लग जाएंगे। पर अगर हम इसको ब्रेक अवे करते हैं और उसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक छूट है। हम इतना एफर्ट कर सकते हैं कि ये हमें जरूरी नहीं है कि प्रकृति के द्वारा ही हमारा इवोल्यूशन है। अब हम ऐसे स्टेज में है कि हम इंडिविजुअल इवोल्यूशन कर सकते हैं। तो साधना ही एक ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा, अभी मेरा शरीर ये फोर्थ सब स्टेज के अंदर है, पर मेंटली मैं फिफ्थ सब स्टेज, सिक्स सब स्टेज और सेवन सब स्टेज के इंसान भी बन सकता हूँ। तो हम जो महापुरुष देखते हैं, तो वो लोग कोई और लोग के, हम बोलते हैं ना कि भाई ये जीव तो दूसरे लोग का है। इसका मतलब ही ये है कि ये कोई और सब स्टेज का है। तो फिजिकल बॉडी तो है हमारी तरह ही, वो भी है, पर उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कोई भूअलोक का भी हो सकता है, स्वलोक का भी हो सकता है, कहीं का भी हो, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हो सकता है, या स्टेट ऑफ बीइंग। बट पास्ट मेमोरी पैटर्न्स ओवर एजेस मेक्स हिम think that he is only a transmigrating being that requires unfold number of births and death। अब क्योंकि ये जब हम हमारा इन्वॉल्यूशन हुआ, तो उसके साथ में कुछ मेमोरी पैटर्न भी बनती गई, और मैंने एजिस से, मतलब वो कितने युगों से ये मेमोरी पैटर्न बन गई है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे ट्रांस माइग्रेटिंग है, मतलब बार बार हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस तरह का अभी हमें अनुभव हो रहा है। ही मस्ट कम आउट ऑफ दिस फॉल्स नोशन एंड बिलीफ। अभी उसको उसको जाने देना है कि भाई कितना जन्म हुआ, ये क्या हुआ, ये सबको जाने दे। ये फॉल्स नोशन है, वो गलत मिथ्या विचार है, मिथ्या तर्क है। उसको अभी छोड़ दो कि भाई हम ट्रांस माइग्रेटिंग हैं, हम जो है यहाँ, और हम यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। बस इतना जानना और इतना प्रयत्न करना काफी है।
It is indeed true that humanity as a mass will take eternities, and so untold number of births and deaths are required. तो वो सही है कि ये अगर कोई आदमी प्रयत्न नहीं करता, एक लेमेन जो है, जो साधना नहीं करता है, जिसको कोई स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो इटर्निटीज में बर्थ और डेथ मतलब जन्म और मृत्यु उसका चलता रहेगा, तब जाके कहीं वो ऊपर उठेगा प्रकृति के सहयोग से। पर हम साधक के रूप में उसमें से आगे व्यक्तिगत प्रयत्न से आगे बढ़ सकते हैं। But it is so only for those who are soaked in tamas, that is inertia of body and mind. तो ये ऐसे लोग हैं कि जो जिसके अंदर बहुत सारा तमस पड़ा है, इनर्सिया पड़ा है, बेहोशी पड़ी है, ऐसे लोग जो है वो इटर्निटीज तक इसमें पड़े रहेंगे और उनका जो प्रोग्रेस है वो एकदम स्लो प्रकृति के द्वारा, जैसे प्रकृति के द्वारा हम फोर्थ स्टेज में आ गए हैं, इसी तरह जो लोग अभी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं इसका भी धीरे 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 जो तमस में पड़े हैं ऐसे लोगों का इस तरह बहुत धीरे 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 प्रोग्रेस हो सकेगा। इफ वी प्रोसीड systematically and put all our efforts, we can progress very swiftly. अगर हम प्रयत्न करते हैं सिस्टेमेटिकली, और दावरिया जी जो योग को कहते थे कि भाई योग करना है तो साइंटिफिक वो योग कहते थे कि योग भी करना है तो एफेजर्ड नहीं, ये कर लिया वो कर लिया, आज आसन प्राणायाम किया फिर कुछ दिन के बाद और कुछ कर लिया। योग को भी करना है तो साइंटिफिक रूप में करना है और सिस्टेमेटिकली करना है। तो वो अगर साइंटिफिक और सिस्टेमेटिक करता है तो वो उसका प्रोग्रेस स्विफ्टली हो सकता है, सरलता से उसका प्रोग्रेस हो सकेगा। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन आवर प्रोग्रेस इज आवर स्टोर ऑफ मेमोरी। अब सबसे बड़ा जो रुकावट है वो क्या है? हमारी मेमोरी है, हमारी जो स्मृति है, क्योंकि जो बंधन है वो स्मृति के कारण है। मैं कौन हूँ वो स्मृति भूल गई है, और अभी जो जो फॉल्स है उसको स्मृति ने पकड़ लिया है, तो ये स्मृति के कारण हम जो है वो बंधन में है। और दूसरा जो है वो निकम्मी स्मृति, मतलब निकम्मी चीजों को स्मृति के अंदर पकड़ के रखा है जिसकी कोई कोई काम नहीं है, जरूर नहीं है, जो रुकावट है। ज्यादातर जो नेगेटिविटी हमारे अंदर पड़ी हुई है मेमोरी पैटर्न के रूप में, तो वो एक रुकावट है, उससे पहले तो मुक्त होना है। भिक्षु एम्प्टी द बोट, आई रिपीट अगेन एंड अगेन। तो ये तावरिया जी बार बार हर जगह आप देखोगे तो ये सेंटेंस उनका आएगा, जैसे ये है तो भगवान बुद्ध का कि भिक्षु एम्प्टी द बोट, मतलब ये जो हमारी जो बोट है, ज्ञान की बोट है, जो सो कॉल ज्ञान हमने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया ये सुन लिया, इंटरनेट पर जाके ये पढ़ते हैं इसको देखते हैं, बहुत सारे गुरुओं आजकल तो टीवी पर है इंटरनेट पर है, तो सबको कुछ ना कुछ पढ़ते देखते रहते हैं, और फिर मेमोरी में ये सब इसको कबाड़ी खाना बना देते हैं। हम ये इतना सारा भर दिया है, अब वो मेमोरी ही हमारी एक रुकावट बन गई है। तो पहले तो जितना कम हो सके इतना अंदर मेमोरी के अंदर डालो, जो जो जरूरी है। एक विवेक आना चाहिए, जैसे कि हम फूड के अंदर हम खाना खाते तो कैसा विवेक आता है कि मुझे ये खाना है ये नहीं खाना है, ये मुझे डाइजेस्ट होगा ये नहीं डाइजेस्ट होगा। पर अंदर जो हम इनकमिंग में जो लेते हैं वो कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारा कचरा हमारे अंदर इकट्ठा करते रहते हैं। तो यहाँ एक विवेक आना चाहिए, एक डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या करना है, वो एक डिस्क्रिमिनेशन से हमें करना चाहिए। इट इज सो इजी एज दैट एंड येट सो डिफिकल्ट। तो ये एम्प्टी द बोट एक रूप से बहुत आसान है, अगर हम प्रयत्न करते हैं कि एक विवेक अंदर धारण करके हम जीने लगते हैं और एक चॉइस हमारे अंदर आ जाती है, तो वो एक इजी बात हो जाती है। पर अगर ऐसा नहीं होते, हम जिस तरह जी रहे हैं ऐसे ही जिएंगे, तो फिर ये मुश्किल बात है। बट हैज टू बी डन, तो ये तो होना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। ये बोध जो हमारी जो ज्ञान की जो से बोध हमने भर दी है, हमारा ब्रेन जो भर दिया है हमारा पूरा सो कॉल ज्ञान से,
उसको तो खाली करना ही पड़ेगा। हाउ विल यू डिस्ट्रॉय दिस लोड ऑफ मेमोरी? मेमोरी इज सेड टू बी नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल। अब मेमोरी का प्रॉब्लम ये है कि एक बार वो जन्म लेती है फिर मरती नहीं है, वो कहीं जाके पड़ी रहती है हजारों साल तक, हजारों जन्म तक। हमारे अंदर भी हजारों जन्मों की भी मेमोरी है, जिसको तावरिया जी मेमोरी पूल कहते हैं, मेमोरी पूल 3B। तो 3B के अंदर हमारे हजारों जन्म की मेमोरी भी पड़ी हुई है, पर उसको तो डिस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। पर यहाँ एक दो बात समझनी है, एक मेमोरी है और एक मेमोरी पैटर्न है। मेमोरी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम जो है हमारा मेमोरी पैटर्न। पैटर्न मतलब जो एक चीज बार बार होती है और उसकी जो पैटर्न बन जाती है, मतलब एक इसका रूप बन जाता है, वो हमें परेशान करता रहता है और वो हमारा ऑब्स्टिकल है। जैसे गुस्सा, तो गुस्सा हमने एक बार किया, दो बार क्या किया, चार बार किया, 50 बार किया, 50,000 बार कर लिया, तो उसकी पैटर्न बन गई। अब वो पैटर्न हमेशा जैसे कि ऐसे संजोग बनेंगे कि वो पैटर्न एकदम ऊपर आ जाएगी और हम गुस्सा करने लगेंगे। तो ये पैटर्न जो है, खास करके नेगेटिव इमोशंस की पैटर्न है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। और वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, मेमोरी चाहे डिस्ट्रॉय हो कि ना हो, पर मेमोरी पैटर्न को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉल्स है, उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई रियल कोई सेंटर नहीं है। तो वो रियलिटी में हकीकत में कुछ नहीं है, ये तो इकट्ठा किया हुआ है, ये कलेक्टिव है। जो जो नेगेटिविटी है वो सब कलेक्टिव है, उसका कोई रियल सेंटर ही नहीं है, वो रियलिटी में है ही नहीं है। बाहर से हमने एक कचरा अंदर पकड़ लिया और उसको रख लिया और उसको ही बार बार रिपीट करते गए, तो हमारे अंदर पैटर्न बन गए। तो पैटर्न का हमारा साधक के रूप में हमें जो करना है, वो पैटर्न का नाश करना है। मेमोरी तो है, ठीक है, और वैसे भी वो इंडिस्ट्रक्टिव है, तो उसका तो नाश करना मुश्किल है, पर हम हमारे जो हमें काम करना है वो मेमोरी पैटर्न के ऊपर काम करना है। तो ये दो चीज समझना, मेमोरी और मेमोरी पैटर्न। ऑल कंप्यूटर्स वर्क बाय मेमोरी डेटा और मेमोरी पूल, वेदर द कंप्यूटर इज मैन मेड और इज कंप्यूटर ब्रेन। तो कोई भी अगर कंप्यूटर है, अगर ब्रेन है या फिर मैन मेड कंप्यूटर है, उसके अंदर डेटा होना तो जरूरी है। तो हमारे ब्रेन के अंदर हमने जो ये इंफॉर्मेशन के द्वारा जो सब इकट्ठा किया है वो हमारा डेटा है। और और इसी तरह हम कंप्यूटर में भी जो जरूरी डेटा है वो डालते रहते हैं। For any computer to function, two things are required: A. Memory, and B. Power to work the computer. तो दो चीज जरूरी है, एक तो इसके अंदर डेटा चाहिए, मेमोरी डेटा चाहिए, और दूसरा उसका पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए। Whether this power comes from connection to the connection to an electrical socket, or whether such power is inbuilt within the computer, as in the case of brain computer, is not important. तो वो कोई महत्व का नहीं है कि वो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी के रूप में सॉकेट में से हम उसको ले रहे हैं, या जैसे हमारा कंप्यूटर है वो बिल्ट इन है, वो खुद ही एनर्जी बना लेता है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। But with our physical eyes, we do not see the constant input of power to the brain computer from outside. तो हर क्षण हमारे अंदर कंप्यूटर के, हमारा ब्रेन कंप्यूटर के अंदर एक पावर इनपुट के रूप में आता रहता है, पर उसको हम देख नहीं सकते हैं। ये कौन सा इनपुट है? इनपुट ऑफ पावर कौन सा अंदर आ रहा है कि जो ब्रेन को चला रहा है? इम्पल्स। जो हमारे अंदर 30,000 इम्पल्स आते हैं, उसमें से 120 वो हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं और ब्रेन को एक्टिव करते हैं। तो जो इम्पल्स है वो हमारा पावर है, जो कुदरत से हमें जो एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है, और हमारा कंप्यूटर ब्रेन चल रहा है। If there is no memory data bank or pool, there is no possibility to function also. तो कंप्यूटर को काम करने के लिए डेटा तो जरूरी है, तो हमारा जीवन जीने के लिए भी डेटा जरूरी है, मेमोरी जरूरी है। मेरा नाम क्या है, अगर मैं वही भूल जाऊं, मेमोरी इसकी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा बैंक अकाउंट कहाँ है, बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, वो मैं नहीं याद रखूंगा, या मुझे पता नहीं है मैंने कहाँ लिख के रखा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जीवन जीने के लिए मेमोरी जरूरी है।
पर जो प्रॉब्लम जो है वो नेगेटिव मेमोरी, जो हमने नेगेटिव इमोशंस की जो मेमोरी हमने पकड़ के रखी है, जो कोई काम की नहीं है। और दूसरा, ये मेमोरी द्वारा हम हमेशा विचारों के अंदर डूबे रहते हैं। मेमोरी एक ऐसी चीज है कि जो बार बार विचारों को उत्पन्न करती रहती है, जहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान करने बैठे हैं, जहाँ विचारों को शांत करना है, पर प्रॉब्लम यही है कि मेमोरी वहाँ रिपीट होती है और विचार बनाती रहती है और आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मेमोरी का जरूरी भी है और मेमोरी इस तरह एक ऑब्स्टिकल भी है। तो इसका कितना उपयोग कहाँ करना है वो हमें जानना चाहिए। Now the only difference between a man-made computer and the brain computer is the power from brain computer can be disconnected either by drugs or accident or can be disconnected momentarily consciously. अब जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर बाहर का कंप्यूटर है, को हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। इसी तरह हमारा जो ब्रेन कंप्यूटर है उसको भी हम बंद कर सकते हैं। कुछ जो है गलत रास्ते हैं और कुछ जो है वो सही रास्ते हैं। तो कई लोग जो ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स के द्वारा भी उसको एकदम पैसिव किया जाता है, शांत किया जाता है या डिस्कनेक्ट भी किया जाता है। और हम जानते हैं आजकल वो सब ड्रग्स का तो बहुत चल रहा है। तो ड्रग्स क्या क्या है, किस तरह के होते हैं, तो ये सब हम जानते हैं। तो एक ड्रग्स ऐसी चीज है कि जो ब्रेन को एकदम पैसिव बना देता है। दूसरा, कभी कभी एक्सीडेंट होता है और कोई चोट लगती है ब्रेन के अंदर, तो और ऐसे में कोमा में भी चला जाता है आदमी, तो वहाँ कुछ मेमोरी काम नहीं करती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और कैन बी डिस्कनेक्टेड मोमेंटरीली कॉन्शियसली। तो ये मोमेंटरीली कॉन्शियसली क्या हुआ? ये हुआ प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के अंदर हम जो चित्त है उसको ब्रेन के द्वारा हम उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर चित्त जो है वो ब्रेन को ऊर्जा देती है। चित्ती में से चित्त बना, और चित्त जो है, चित्त की हाजिरी के अंदर, इसकी प्रेजेंस के अंदर ब्रेन काम कर रहा है। तो जब चित्त और ब्रेन, वहां अगर एक डिस्कनेक्शन हो गया, ब्रेन चित्त ने अपना प्रकाश फेंकना ब्रेन के ऊपर छोड़ दिया, एनर्जी देना बंद कर दिया, तो ब्रेन वहां काम कर सकेगा नहीं। देता भी है, सब कुछ है उसके पास, मेमोरी है, पर क्योंकि सप्लाई जो है वो नेचर से जो आता था चित्ती और चित्त के रूप में, वो हमने बंद कर दिया। और ये जो है वो कॉन्शियसली करना है और वो साधना है, वो हम प्रत्याहार के स्टेज के अंदर कर सकते हैं। जो साधक है अच्छा, जो पहुंचा हुआ है, वो प्रत्याहार के स्टेज के अंदर ये कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम कॉन्शियसली इस तरह कर सकते हैं तो ब्रेन को हम शांत कर देंगे। कोई मेमोरी तो है पर अंदर कोई वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होंगी, तो चित्त वृत्ति निरोध जो योग का पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। इन द फॉर्मर केस द ब्रेन कंप्यूटर वुड बी इन कोमा। तो जैसे कि ड्रग्स लेते हैं, एक्सीडेंट होता है तो कोमा में चला जाता है, और अनकॉन्शियस और डेड। एंड इन द लेटर केस वुड बी मोमेंटरीली वन विथ चित्ती। और अब जब वो ब्रेन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो एक फायदा क्या होता है कि वो वापस चित्ती के साथ कनेक्ट होता है। चित्त जो है वो पहले ब्रेन के साथ कनेक्ट था, अभी हमने ब्रेन के साथ कनेक्शन तोड़ दिया, तो जो चित्त चित्ती के साथ तो था, इसकी लिंक थी, उसके हमें अभी अनुभूति होने लगेगी कि ये देखो चित्ती में से ये चित्त का प्रवाह आ रहा है। तो ये अनुभूति प्रत्याहार के अंदर और उसके आगे मिल सकती है। मोर इन अवर सब्सिक्वेंट नोट्स। तो यहाँ जो चिट्ठी का फर्स्ट जो है नोट वो यहाँ खत्म होता है। शायद अभी ब्रेक आने की भी एक संभावना है, पर जब तक ब्रेक नहीं आता है तब तक हम पढ़ते हैं। अब चिट्ठी 2 जो नोट्स है वो है, इसके अंदर वो अब तक में हमने क्या, ये चिट्ठी 1 नोट्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, उसके साइलेंट फीचर वो बताते हैं। What are the silent features we note from the notes of the last meeting? तो वो लास्ट मीटिंग के अंदर जो जो हमने देखा उसका साइलेंट फीचर, उसका सार, उसके कुछ क्या है, वो 6 पॉइंट के अंदर यहाँ बताने जा रहा है। तो पहला पॉइंट है द कॉस्मिक एनर्जी
एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस चित्ती इज द कोज ऑफ द यूनिवर्स। तो जो यूनिवर्स है, भू भुव स्व है, जो ब्रह्मांड है, उसका कोज क्या है, उसका बनाने वाला, उसका कारण, मूलभूत कारण क्या है? ये चित्ती है। चित्ती ने ये भू भुव स्व को बनाया है। सेकंड, the differentiation we experience in the universe are because of the being twofold or manifold। अब जो डिफ्रेंसिएशन हमें महसूस होता है कि ये जगत जो है, डिफ्रेंसिएशन मतलब द्वैत के रूप में जो जगत हमें दिख रहा है, मैं हूं और ये वृक्ष है, मैं हूं नदी है, मैं हूं आप हो। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन महसूस हो रहा है, ये जो द्वैत महसूस हो रहा है, रात है ये दिन है, तो ये इसका कारण क्या है कि टू फोल्ड और मैनीफोल्ड है। अब यूनिवर्स जो चित्ती जो है यूनिवर्स से आई, वो मैनीफोल्ड हो गई, वो उसने ये सब विविधता के रूप में बना दिया, इसीलिए द्वैत का होना हो गया। Therefore subject and object, perceiver and perceived arise because we have failed to remain as fragment of chitti and have become crystallization the chitti self mind। तो क्योंकि ये इसीलिए कि अब ये चित्ती जो लोकलाइज हो गई है, क्रिस्टलाइज हो गई है, इसके द्वारा मतलब कि वो लो लेवल के ऊपर चली गई है, तो इसके इसके कारण जो हमें ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, परसीवर और परसीव्ड मतलब दृष्टा और दृश्य, व्यक्ति और वस्तु वगैरह दो चीज जो दिखाई देती है, या विविधता अनेक चीज दिखाई देती है, इसका कारण क्या है कि चित्ती जो है वो अभी हमारे अंदर जो आई है वो लो लेवल पर चली गई, और हम जो फ्रेगमेंट ऑफ चित्ती थे उसका अभी हमें भान नहीं है, वो रिमेन नहीं हो सकी है, और सेल्फ माइंड चित्त बन गया। तो एक ये कारण है, इसकी वजह से डिफ्रेंसिएशन को महसूस कर सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन का मेन कारण क्या है कि चित्ती हमारे अंदर लो हो गई, जो जो प्योर अवेयरनेस थी वो लिमिटेड अवेयरनेस हो गई। इसी वजह से जो हम चित्ती को जो प्योर अनुभव करना चाहिए वो हम कर नहीं सकते हैं, तो अभी हम चित्त के रूप में उसका अनुभव कर सकते हैं या चित्त का अनुभव करते हैं। थर्ड पॉइंट, this way we have severed our link with chitti and have thus become sansarin or a transmigrating being and we are confused and involved in karma। तो देखो अभी कर्म बन गया। ये जब इस तरह ये होता है कि चित्ती इस तरह के नीचे आ जाती है और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम अभी संसारी हो गए, सामान्य जीव हो गए, माइग्रेटेड, हम जैसे बाहर से आए हैं इस तरह का, तो एक कंफ्यूज स्टेट हमारा बन गया और इसमें से कर्म का निर्माण होता है। क्योंकि अभी ऐसे चित्त जो लिमिटेड चित्त है, इससे जो हम कुछ करेंगे तो उसमें तो कोई ये तो है नहीं, उसमें तो कोई विजडम है नहीं, उसमें अंदर ज्ञान नहीं है, चित्त जो हमारा है वो बहुत लिमिटेड है, तो वो जो करेगा वो एक उससे कर्म बन जाएगा, क्योंकि वो गलती करेगा और गलती करेगा तो कर्म बनते जाएंगे। तो ये विडम्बना है। चौथु, द कोज इज द अवर ब्रेन कंप्यूटर along with our self mind has been continuously polluting the river of thought and our self mind does not remain unconcerned as a catalyst it should be। तो हमने आगे देखा था कि भाई चित्त का काम क्या है, ब्रेन अपना काम करता है, चित्त खाली उसके ऊपर प्रकाश फेंकता है या एनर्जी देता है, मतलब कि वो कैटालिस्ट के रूप में रहता है या फिर एक अनकंसर्न रूप में तटस्थ भाव में रहना चाहिए। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है रिसेंटली कि जब हम जो है आजकल उसमें हमारे ब्रेन के अंदर क्या है कि चित्त और ब्रेन हमारा एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए हैं, और इसकी वजह से जो है वो चित्त जो तटस्थ भाव इसके अंदर रहना चाहिए वो नहीं रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम का जड़ ये है कि जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, कि आइडेंटिफिकेशन कहाँ हो गया, चित्त के अंदर और ब्रेन के अंदर। चित्त जो है वो ब्रेन के साथ चिपक गया, तो ब्रेन के अंदर जो वृत्ति उत्पन्न होती है तो ऐसी अब ऐसा लगता है कि चित्त के अंदर वृत्ति उत्पन्न होती है। तो पतंजलि ने फिर चित्त वृत्ति निरोध कहा, मतलब ऐसा नहीं कहा ब्रेन की वृत्ति, हकीकत में ब्रेन की वृत्ति है, पर क्योंकि चित्त इसके साथ चिपक गया है
आइडेंटिफाइड हो गया है, इसीलिए अब वो चित्त की वृत्ति बन गई और इसको वो हमेशा पोल्यूट करता रहता है। इफ वी रिमेन अनकंसर्न विद द रिवर ऑफ थॉट फॉर momentarily our self mind gets separated and the inside fuse will be blown। अब ये साधना की बात अभी ये यहाँ आ रही है कि अगर हम चित्त का ये जो रिवर ऑफ थॉट्स है, मतलब ब्रेन के अंदर जो रिवर ऑफ थॉट्स चल रहा है, एक विचारों की नदी चल रही है, उससे हम अनकंसर्न है, हम तटस्थ है, उसके साथ हम आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब चित्त उसके साथ जुड़ नहीं जाता है, तटस्थ रूप में रहता है। तो क्या होगा, अगर वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहता है तो सेल्फ माइंड और ब्रेन सेपरेट हो जाते हैं और अंदर का जो फ्यूज है वो उठ जाता है। फ्यूज मतलब क्या कि जैसे कि हमारे अंदर फ्यूज है, इसीलिए हम लाइट घर के अंदर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। अगर फ्यूज हमारा उठ जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, तो घर के अंदर लाइट नहीं आएगी। तो अंदर जो ये लाइट आ रही है ब्रेन तक पहुंचती है, उसको डिफ्यूज इसको फ्यूज करना है, उसको उड़ा देना है, ताकि अंदर प्योर चित्त का ही अनुभव हो। ब्रेन अपनी जगह है और चित्त मतलब एक प्रत्यार की एक स्थिति आए कि जहां चित्त और चित्ती का खाली अनुभव हो सके। तो ये एक साधना का पॉइंट है यहाँ। दिस इज टू बी रिपीटेडली एक्सपीरियंस। तो वो बार बार फ्यूज उठना चाहिए और अंदर जो है वो खाली चित्त का अनुभव होना चाहिए, ब्रेन का अनुभव, ब्रेन की वृत्तियों का अनुभव नहीं होना चाहिए। ये बहुत कठिन बात है, यहाँ तो हम पढ़ लेते हैं, पर ऐसा करना तो हजारों लाखों में से कोई कर सकता है, हजारों लाखों साधक में से, सामान्य आदमी की तो बात नहीं, पर हजारों लाखों साधक में से कोई एकाध साधक इस तरह इसको फ्यूज उड़ा सकता है, क्योंकि ये प्रत्यार और उसके ऊपर की स्थिति है। When this happens repeatedly, our self mind experiences and merges repeatedly in chitti through momentarily and becomes chitti itself, and thus the brain computer experiences the death process and also gain wisdom। अब जब ये जो हमारा कंप्यूटर है उसका जब डेथ होता है तब विजडम आता है, मतलब जो ब्रेन के अंदर ज्ञान पड़ा है उसका तो विनाश ही हो जाना चाहिए, तो ही विजडम आएगा इसके लिए। और इसके लिए क्या करना है, बार बार ये फ्यूज को उड़ा देने की प्रैक्टिस करनी है। लंबे समय तक चित्त और ब्रेन अलग हो जाने चाहिए और ये बार बार होता रहता है, तो फिर हमें चिट्टी का अंदर अनुभव होता है और डेथ प्रोसेस, जो रियल डेथ प्रोसेस है उसका अनुभव होता है और विजडम आता है। द ब्रेन कंप्यूटर इज थस प्रिपेयर्ड टू मीट डेथ एंड रिमेन फुल्ली अवेयर एट द मोमेंट ऑफ डेथ। तो हमारा प्रॉब्लम ये है सामान्य आदमी का कि जब डेथ होता है तो आदमी एक अनकॉन्शियस हो जाता है, वो अवेयर नहीं होता है, कॉन्शियस नहीं रहता है। तो अगर आप कॉन्शियस रहते हैं तो आपका अगला प्रोग्रेस चालू रहेगा। अगर डेथ अनकॉन्शियसली होता है तो एक रुकावट है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ अगर ये प्रैक्टिस करते हैं कि चित्त और ब्रेन का जो सेपरेट कर देते हैं, तो डेथ प्रोसेस की शुरुआत का हम अनुभव कर सकते हैं और एक दिन जब रियल डेथ आएगा तब हम अवेयरनेस के साथ हम देख सकते हैं, हम देख पाएंगे, इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ ये शरीर मृत्यु हो रहा है, शरीर अभी बंद हो रहा है पर मैं हूँ। जैसे आप रमन महर्षि का पढ़ोगे तो उनको 2 बार इस तरह का डेथ का अनुभव हुआ था। पहले तो खाली 15-16 साल की उम्र थी और उसको उनको ये डेथ का अनुभव हो गया था उनके चाचा के घर के अंदर, कि उनको लगा कि ये शरीर तो मर रहा है, मैं मर रहा हूँ, पर मैं नहीं। उसको बाद में लगा कि मैं तो उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं हूँ और शरीर मर रहा है। हालांकि शरीर मरा नहीं, पर एक ऐसी इसको तावरिया जी क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं योग के अंदर। तो एक डेथ की एक कंडीशन बन गई थी, साधना का ही एक स्टेज है। और दोबारा भी फिर रमन महर्षि को इसका अनुभव हुआ था कि जैसे ये शरीर मर रहा है पर मैं हूँ, मैं की अनुभूति उनकी कंटिन्यू रही। तो ये बहुत एक ऊंचा स्टेज होता है। So one fact emerges clearly, and that is the ever-flowing non-stop river of thought, as says Patanjali would say, mind modifications.
तो इसीलिए पतंजलि ने उसको माइंड मॉडिफिकेशन मतलब कि चिटकी वृत्ति कहा, कि क्योंकि ये नॉन स्टॉप रिवर ऑफ थॉट जो है वो फ्लो होती रहती है। तो इसके लिए मतलब कि हर क्षण वृत्ति बनती ही रहती है, विचार बनते ही रहती है। Like any great river of the world, like Ganga, the Danube, the Rhine, the Mississippi, or the Amazon, it is natural river, and like this natural rivers that have been flowing for millions of years and will keep flowing forever, this river of thoughts also does the same. अब जैसे कि बड़ी-बड़ी पृथ्वी के ऊपर बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, गंगा नदी भी बहुत बड़ी है, इस तरह अमेज़न, मिसिसिपी वगैरह नदियाँ हैं, वो इतनी बड़ी है कि वो हज़ारों साल से उसका अस्तित्व है। इसी तरह ये हमारा ब्रेन के अंदर जो रिवर ऑफ थॉट चल रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली है। जब से हमने जन्म लिया और थोड़े बड़े हुए, जब से ब्रेन का फंक्शन चालू हुआ, तब से जब ये विचार बनना चालू हुआ तो आज तक वो बंद नहीं होते। कभी कभार ऐसी स्थिति बनती है, जब डीप स्लीप होती है रात को, तब विचार शांत हो जाते हैं। बाकी तो जो हाफ स्लीप होती है उसमें भी विचार चलते रहते हैं, और हर परिस्थिति में, सिवाय कि कोई डीप मेडिटेशन या में जा सकता है, तो वहां वो विचारों को शांत कर सकता है। तो हमारी ये नदी हमेशा कंटिन्यू बहती रहती है। None can think of stopping or drying up these rivers, nor anyone can stop or dry up the eternal river of thought or mind modifications. तो उसको बंद करना और उसको उसको सुखा देना, ये तो लगभग नामुमकिन जैसी बात है। वो हो नहीं सकता, सिवाय कि आप साधना की गहराई में जाके उसको टेम्पररली खास तावरिया जी ने बोला, लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम तो नो थॉट की स्थिति में जीते हैं और ब्लैंक माइंड हो गया और विचार ही नहीं है। सब ये सब जो है खाली बात होती है, क्योंकि ये जो भगवान ने जो ब्रेन कंप्यूटर बनाया है वो स्टॉप नहीं हो सकता। चाहे वो समाधि के अंदर होते तो भी कुछ कुछ विचार तो सूक्ष्म रूप में भी बनते रहते हैं, हालांकि वो उसकी समाधि को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पर 100% इसको बंद नहीं कर सकते, या मतलब कि कुछ न कुछ थोड़ा 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 बनता रहता है उसके अंदर। या शायद कभी बंद भी हो हो जाए तो एकदम टेम्पररली, कुछ क्षणों के लिए। क्योंकि तावड़िया जी ने बताया कि भाई एक क्षण इसको बंद कर सकते हैं तो ध्यान धारणा हो जाएगी, 10 सेकंड इसको बंद सकते हैं तो ध्यान हो जाएगा, और 100 सेकंड अगर इसको बंद कर सकते हैं तो समाधि हो जाएगी। पर ये थॉट की बात नहीं है, ये इनकमिंग इम्पल्स की बात है। अगर 1 सेकंड के लिए इनकमिंग इम्पल्स अंदर आना बंद हो गया तो वो धारणा की स्थिति बन गई। 10 सेकंड के लिए इनकमिंग इम्पल्स अंदर ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है, खाली चित्त तक है, तो वो हो गए धारणा ध्यान की स्थिति, और 100 सेकंड तक उसको मेंटेन कर सकते हैं, अंदर आने नहीं देते इनकमिंग इम्पल्स को 5 इंद्रिय से, तो वो समाधि होती है। पर ये सब बहुत गहरी बात है और हमारे लिए तो बहुत दूर की बात है, खाली समझने के लिए ये। Thus these rivers have been polluted. नहीं, अभी these great rivers have hundreds of small and big towns on their banks. अब ये जो हमारी जो नदियां होती है तो बहुत सारे सैकड़ों टाउन होते हैं, छोटे गांव होते हैं, बड़े शहर होते हैं। जैसे गंगा जो है इतनी लंबी है, तो कितने सारे गांव शहर उसके बैंक के ऊपर, उसके जो किनारा के ऊपर लगे हुए हैं। For ages men have thoughtlessly put the sewage water into them, and later the industries have put their wastewater also into them. Thus these rivers have been polluted. तो अभी जो सीवेज वाटर है, गंदा पानी है जो है, हम नदियों में बहा देते हैं, तो हमारी बड़ी बड़ी नदियां जो है वो इस तरह गंदी हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। और इसी तरह आगे वो बताएंगे कि हमारी जो ब्रेन की जो रिवर ऑफ थॉट है उसके अंदर भी हमारा कुछ प्रकार का सीवेज हम अंदर डालते रहते हैं। और
सीवेज वाटर और इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्री का भी कचरा उसके अंदर है, वो तो हम सब जानते हैं आजकल यही सब हो रहा है। Thus these rivers have been polluted. In the modern age, more methodical way of life has created this sense of pollution. अभी क्योंकि बहुत सारे साधन हो गए, हम जानते हैं पोल्यूशन कितना है, क्या है, कहाँ है और किस तरह पोल्यूशन होता है मॉडर्न वे के अंदर। आजकल तो आपको फिगर भी मिलेंगे, जैसे कि डेथ के बारे में बताया कि भाई ये खास करके एयर पोल्यूशन है। तो कहते हैं कि एयर पोल्यूशन के कारण खाली इंडिया के अंदर 16 लाख 16 लाख लोग मर जाते हैं हर साल। पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण इंडिया के अंदर 16 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। इतने तो कोरोना में अभी खाली 1.5 लाख लोग मरे हैं, और रोड एक्सीडेंट में भी 2-3 लाख हर साल मरते हैं। तो देखो पोल्यूशन कितना, एयर पोल्यूशन भी हमारी एक बड़ी समस्या हो गई है। हर साल 16 लाख लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्योंकि हम हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट है तो हम जानते हैं वो जो उसके जो ये होते हैं पार्टिकल्स P2 P5 या P10 ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो पार्टिकल्स हमारे अंदर कहाँ जाते, हमें कितना नुकसान करते हैं, ये सब अब साइंटिफिकली भी जान सकते हैं। दिस ग्रेट रिवर आर मेड अप ऑफ मैनी tributaries, but sewage water and wastewater from industries are unnatural. तो जो नदी बनती है वो तो छोटी छोटी नदियों से या छोटे छोटे झरने से नदी बनती है और वो नेचुरल होती है। पर जो सेवेज या इंडस्ट्री का वाटर आता है और उसको गंदा कर देता है, तब वो अननेचुरल वाटर है और इसको भी गंदा कर देता है। And so the thought now arise of cleansing the Ganga. अब हम देखते हैं कि स्वच्छ गंगा का अभियान चल रहा है कितने सालों से, और उसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं। ये तो तावड़िया जी ने तो बहुत सालों पहले, लगभग 30-40 साल पहले लिखा होगा। Even today we are yet not aware how we pollute our great river of thoughts. पर ये बाहर के साधन से तो हम जानते हैं कि भाई गंगा इतनी पोल्यूटेड हो गई है, एयर इंडेक्स अभी इतना हो रहा है। पर हमारा जो रिवर ऑफ थॉट है वो कितनी पोल्यूटेड हो रही है उसका कोई मेजरमेंट है नहीं हमारे पास। और हम इसको गंदी ही करते जाते हैं, हम नेगेटिव विचार करते जाते हैं और पोल्यूटेड करते जाते हैं हम हमारे रिवर ऑफ थॉट को। The first step would be to ban the unnatural sewage and wastewater of industries and then cleanse the river along its whole length. This is one picture. तो ये किस तरह नदी को साफ करना है वो बताते हैं कि सेवेज वाटर, इंडस्ट्री का वाटर को बंद करना चाहिए। Have you ever leisurely walked on the main roads of a town or city? क्या अभी कब आप आराम से कभी एक रोड के ऊपर कोई जो मेन रोड है उसके ऊपर चले, ऐसे आराम से टहलते निकले हैं, इस तरह आप टहलते निकले होंगे कभी। Hundreds and thousands of people will pass you by. आपके आजू बाजू में से 100 मतलब बहुत सारे लोग पसार होते जाते हैं। Hundreds and thousands of cars and vehicles pass you by. तो हजारों गाड़ियां भी हमारे से आजू बाजू से निकल जाती है। Thousands of colors meet our eyes and thousands of sounds greet you. तो हम आजू बाजू देखते रहते हैं, बोर्ड देखते हैं, विंडोज देखते हैं, मतलब कि अलग अलग दुकानों में देखते रहते हैं हर चीज। तो हजारों जो है वो कलर हमारी आंखों के द्वारा अंदर आते हैं, हजारों साउंड्स हमारे अंदर आते हैं। इट इज मेलोडी इफ यू कैन एंजॉय इट। अगर वो एक मधुर संगीत जैसा हो जाएगा अगर इसको आप एंजॉय कर सकते हैं तो इन चीजों को। एंड यू विल एंजॉय इट इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व। अब आप इन्वॉल्व हो गए, एक चीज देखा हो और इसके अंदर अब आप जा रहे हैं और शोरूम के अंदर एक एक शर्ट लटका हुआ है और हो गया, अरे ये शर्ट तो कितना अच्छा है। तो ऐसे जैसे इन्वॉल्व हो गए
तो फिर वो जो एंजॉयमेंट है वो नहीं रहेगी। इसके अंदर एक एंजॉयमेंट के लिए आप बस खाली देखते जाओ और निकल जाओ। Though you have seen so much, you have not consciously registered anything। तो ये हम घूमते हैं और देखते हैं पर किस कई चीज ब्रेन के अंदर रजिस्टर नहीं करते क्योंकि हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। दिस वे टू प्रोसीड इन लाइफ इज टू बी अनकंसर्न। तो जो जीवन है वो चल रहा है, इस तरह हमारा चलना चाहिए, अनकंसर्न। सब कुछ हो रहा है, घर में हो रहा है, बाहर हो रहा है, सर्विस के ऊपर हो रहा है, कोई आके बोल जाता है, कुछ दुख होता है, कोई खुशी का समाचार आता है। हर जीवन में हर दिन हर कुछ न कुछ होता है, कुछ गड़बड़ भी होती है, कुछ अच्छा भी होता है। पर अगर हम अनकंसर्न रह सके, उसमें तटस्थ रह सके, तो जैसे कि घूमते रोड के ऊपर, तो कैसे अनकंसर्न है, कोई हमें कुछ लेना देना नहीं है, ट्रैफिक जा रहा है तो जा रहा है, हमें किसी कुछ लेना देना नहीं। इसी तरह जीवन का जो एक ट्रैफिक है, अंदर का ट्रैफिक है, वो भी ये चलता रहे और हम अनकंसर्न हो जाए, तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं। ये जीवन जीने की एक चाबी है। इस तरह हमको जीना चाहिए। The sansar is another type of flowing natural river that gives rise to the natural river of thoughts like the great river of the world। तो हमारा संसार है वो हमारे अंदर विचार उत्पन्न करते रहते हैं, जैसे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी नदियां है, इस तरह ये हमारे अंदर भी जो देखते हैं सुनते हैं, इस द्वारा ये संसार द्वारा हमारे अंदर ये विचारों की नदी चलती रहती है। ऑल दिस रिवर्स आर नेचुरल रिवर्स। तो बाहर की नदियां है वो तो नेचुरल है, बट एज यू वॉक डू यू ऑल्सो पुट द सेवेज वाटर एंड वेस्ट वाटर इन द ग्रेट रिवर। अब जब हम बाहर निकलते हैं और जब भी चिपक जाते हैं, आइडेंटिफाई होता है जाते हैं, गाड़ी निकली तो एक बस चिपक गया, अरे कितनी बढ़िया कार है, ऐसी कार अगर मेरे पास आ जाए तो। कोई सुंदर व्यक्ति निकला, स्त्री निकली, पुरुष निकला और अंदर जीव चिपक गया। और हर चीज के साथ अगर इस तरह हम चिपकते रहते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, तो ये एक प्रकार का सीवेज वाटर हम हमारे अंदर डालते रहते हैं। तो हमारी जो थॉट ऑफ रिवर है वो गंदी होती जाएगी। यहाँ समाप्त करते हैं, 4-5 मिनट बाकी है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आगे बहुत कुछ अच्छा समझना है, वो नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तो आज ठीक ठीक हमने समझ लिया। किसी को कोई समझ में नहीं आया तो प्रश्न पूछ सकते हैं। है किसी को प्रश्न? जा रहा है ना, थोड़ा समझने हेलो, में टाइम लगता है। हाँ जी, सुरेश बोल रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा और डीप समझने के लिए वक्त चाहिए, तो क्वेश्चन हाँ पूछ हाँ सकते। हाँ हाँ, आराम से आप 2-3 बार इसको पढ़ो, समझो, समझने जी का प्रयत्न करो। नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी यही रेजोल्यूशन में आपको भेजूंगा 6 पॉइंट का, तो आप मेरे गुरु ठीक। रहेंगे, मेरे वॉच रखेंगे। अरे अरे, हम तो टीचर है, गुरु नहीं है भाई। सर हम तो टीचर भी, चल रहे हैं गवर्नर और साहब जो भी बोलते समझते हैं थे। वो शेयर करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, जो ज्ञान बांटे वो गुरु ही होता है सर, मैं यही मानता हूँ। बोलो, और किसी को कोई प्रश्न? सबके म्यूट राणा लगे हैं ना? साहेब सूरत से बोल रहा हूँ, राजू देसाई। बोलिए बोलिए। सर ये थोड़ा अलग, ऐसा थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है, लेकिन वो दैट इज कनेक्टेड विद ब्रेन। तो ये क्या? ब्रेन में, ब्रेन जो है अपना स्थूल मगज जो है, उसमें अलग अलग प्रकार के डिसीज होते हैं। जैसे एक है, एक जो जो बड़ा वो डिजीज जो है वो है अल्जाइमर। अल्जाइमर का एक डिसीज आता है। वो डिसीज ये सेल्युलर लेवल पे होता है, मगज के कोश के अंदर जो सेल्स जो है, दैट इज कनेक्टेड विद दैट। और ये कुछ ऐसे कुछ, ये थोड़ा मुझे आप समझाइए।
वो मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है, पर नॉर्मल कोर्स में हर एक डिसीज के पीछे सेल्यूलर और मोलेक्युलर डैमेज होता है, और कई बार तो शुरुआत मॉलिक्यूलर लेवल से होती है और बाद में जाके सेल्यूलर लेवल के ऊपर वो प्रकट होता है। जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम है किसी को, तो हम्म, डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, ठीक है, हम्म, पर हम्म, वो तो एक आधा सच है। हकीकत में उसके अंदर एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो नाड़ियां हैं, वो कुछ कुछ नाड़ियां जब उसकी ब्लॉक हो जाती है, तो उसके बाद में उसकी फिजिकल जो ये वेन वगैरह है, नस जो है, उसके अंदर हम्म, ब्लॉक आ जाते हैं। तो जी ज्यादातर डिसीज के अंदर, और मुझे लगता है कि अल्जाइमर के अंदर भी वो सेल्यूलर मोलेक्युलर ही होगा, क्योंकि वैसे भी मेमोरी जो है वो तो मोलेक्युलर है और इलेक्ट्रॉनिक है इवन मेमोरी तो कई हम्म, जगह पर वो कुछ ऐसा करप्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो उसको रिकॉल नहीं कर सकते हैं व्यक्ति, उसके अंदर है। या कई बार ऐसा होता है कि वो रजिस्टर नहीं होता है, तो रजिस्टर नहीं होता है तो उसको रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है, बराबर। अच्छा। अदरवाइज दोज मेमोरी जो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है वो तो रहेगी। कौन सी मेमोरी? जो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जो है, मॉलिक्यूलर मेमोरी जो है, उसे जो कलेक्ट की है, नाउ ही इज नॉट एबल टू स्टिक इट आउट और नॉट हाँ, एबल टू आइडेंटिफाई। इसको ही रिकॉल कहते हैं। रिकॉल का मतलब जो अभी आपने कुछ 5 साल पहले देखा, तो आप रिकॉल करके उसको बुला सकते हैं ना। 5 साल पहले या की आपके अंदर मेमोरी पड़ी है, उसको रिकॉल कहते हैं कि भाई जी जी रिकॉल से आप उसको बुला सकते हैं। जी जी। ओके सर, थैंक ओके, और यू। किसी ओके को सर, थैंक यू प्रश्न सर, है? थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ચાલો તો પૂરું કરીએ. બરોબર 6 વાગ્યા છે. મારા કમ્પ્યુટરમાં 18 બતાવે છે, 18 નો આંકડો, 8 ને 1 9. તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ. આવતા અઠવાડિયે આપણે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.